हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस पोर्शन में हम करने वाले हैं आपके फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कि कोई भी वेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए ताकि जो हम डिजायरेबल जीन्स उसके अंदर एंटर करेंगे उसकी क्लोनिंग हो सके, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके। तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, दिस सीक्वेंस फ्रॉम वेयर और रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो आपको पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, तो वो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन यानी डीएनए की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो यदि हमने कोई भी डीएनए के पीस को, कोई भी डीएनए के फ्रेगमेंट को इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जोड़ दिया, लिंक कर दिया, तो वो डीएनए का फ्रेगमेंट मल्टीप्लाई कर जाएगा यानी उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी होस्ट सेल के अंदर। तो जो पहला पॉइंट है वेक्टर का, आपके वेक्टर के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए ताकि जो हम फॉरेन डीएनए उसके अंदर एंटर करेंगे वो उसकी रेप्लिकेशन को करवा सके। आगे देखिए, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये क्या करेगा, जो आपने डीएनए लिंक किया है उसके साथ उसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करेगा, यानी वो कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर, तो इसको भी ये कंट्रोल करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number। तो यदि किसी को एक पर्टिकुलर डीएनए की बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हमें ऐसे वेक्टर को चूज करना चाहिए जिसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट कर सके। हर एक वेक्टर अलग अलग कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। हर एक वेक्टर के पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो अलग अलग कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, मतलब वो कुछ ही मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो अगर हमें डीएनए की ज़्यादा कॉपीज चाहिए होस्ट के अंदर तो हमें ऐसे इसको वेक्टर को चूज करना होगा जिसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है। अगला पॉइंट देखिए, सेलेक्टेबल मार्कर। अगला है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर क्या होता है, यदि आपकी कोई दो चीज़ें हैं, मान लो सेम है दिखने में, यदि हमने उस दोनों चीज़ों में से एक को हमने किसी चीज़ से मार्क कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें दोनों में से सेलेक्ट करना है तो हम दोनों को देख करके बता सकते हैं कि जिसको मार्क किया हुआ ये अलग है और ये अलग है। तो यही काम इसका है सेलेक्टेबल मार्कर का, कि कोई भी जो होस्ट के अंदर डीएनए एंटर हो चुका है, मतलब होस्ट के अंदर हमने प्लाज्मिड को डाला वेक्टर को और उस वेक्टर के अंदर वो हमारा फॉरेन डीएनए है, तो हमें ऐसे होस्ट सेल को चुनना है जिसके अंदर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मतलब एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर हमारा डीएनए है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। और ऐसे होस्ट सेल जो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नहीं ले पाए या उसके अंदर नहीं एंटर हो पाया तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। तो हमें क्या करना है, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल हैं इनको तो सेलेक्ट करना है, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो एंटर ही नहीं हो पाया, तो उसको हमें हटाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि मार्कर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। देखिए, इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर। ओराई के साथ साथ एक वेक्टर को सेलेक्टेबल मार्कर की भी रिक्वायरमेंट होती है, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफाई पहचानने में और एलिमिनेटिंग और उसको बाहर निकालने में। किसको, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं, जिसके अंदर हमारा जो प्लाज्मिड है वो एंटर ही नहीं हो पाया, और अगर एंटर भी हुआ है प्लाज्मिड तो उसके अंदर वो फॉरेन डीएनए नहीं है। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, और ये क्या करता है सेलेक्टेबल मार्कर, जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो नाम से ही लग रहा है सेलेक्टेबल मार्कर, पहले सेलेक्ट करता है उस मार्कर की हेल्प से और फिर उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारा जो डीएनए है, जो एलियन डीएनए है, जो बाहर से कोई डीएनए है, उसका कोई फ्रेगमेंट हम किसी होस्ट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। और हम किसके थ्रू करते हैं ये, तो आपसे पूछा जाए तो या तो हम प्लाज्मिड के थ्रू करेंगे या हम बैक्टीरियोफाज के थ्रू करेंगे। देखिए, नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन आर कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो ये भी है आपके कि भी कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे जीन्स जो कि किसी एंटीबायोटिक के लिए कोड करते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन के लिए कोड करते हैं,
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए, एंटीबायोटिक के लिए नहीं, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए जो कोड करते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये सब क्या है, ये हैं आपके सेलेक्टेबल मार्कर। अब इसका क्या मतलब है जो मैं कह रहा हूँ कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, तो मान लीजिए मैंने एक मीडियम लिया, इस मीडियम के अंदर हम किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे, इस मीडियम के अंदर हमने डाल दिया, मान लो एक एंटीबायोटिक डाल दी एम्पिसिलिन। अब क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इस मीडिया के अंदर ग्रो करेगा। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो ये इस मीडियम में ग्रो कर पाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन इसको मार नहीं पाएगी जो एंटीबायोटिक है। लेकिन यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है तो वो इस मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, वो किल हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है मीडियम के अंदर एम्पिसिलिन, वो उसको किल कर देगी। तो ये हैं आपके नॉर्मली सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। नॉर्मली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही हम यूज करते हैं। देखिए, द नॉर्मल इकोलाई डू नॉट कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है जो नॉर्मल कंडीशंस में पाया जाएगा, उसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट हम बनाएंगे, मान लीजिए हम कोई प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड के अंदर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी डालेंगे, ताकि जो बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को लेगा, मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर उस प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी बैक्टीरिया में वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो वो बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और सिर्फ जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वही सिलेक्ट होंगे। इसी का काम होता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर का, यही काम होता है। तो 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला क्या है, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और दूसरा है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। अगला देखिए क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट एक्चुअल में होती क्या है, तो मैंने जब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया था, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको पता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को देख करके वहीं पे कट करते हैं, उसको हमने कह दिया था रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। तो ये क्लोनिंग साइट है क्या, तो कोई भी वेक्टर है उसके अंदर कोई ना कोई क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डालेंगे और वो कट करेगा, और कट करने के बाद ही तो हम अपना फॉरेन डीएनए वहाँ पर ऐड कर पाएंगे डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वहाँ पर साइट होनी चाहिए। देखिए, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए द वेक्टर नीड्स टू हैव ए वेरी फ्यू, प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट, एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। और कौन सी साइट, वो की जो कॉमनली होती है, कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जैसे कि ये आपका हमने देखा था BAM-H1 HIND-2 हो गया, और ऐसे ही हमने देखा था GAATTC देखा था हमने एग्जांपल में। तो ये क्या है, कॉमन रिकॉग्निशन साइट है, तो एक ही होनी चाहिए, एक वेक्टर के अंदर मेनली एक ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस एंजाइम को वहाँ पर वेक्टर के ऊपर डालेंगे, वो वहाँ पे रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पर कट कर देगा। कट करने के बाद हम वहाँ अपना डीएनए को डाल देंगे और डीएनए लाइगेज से उसको रीजॉइन कर देंगे और एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा कब, जब क्लोनिंग साइट होगी। देखिए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट रहेंगी तो क्या होगा कि जो मान लो ये पूरा वेक्टर है, इसके अंदर सिर्फ यहाँ से यहाँ है और यहाँ भी है मान लो, अब तीन रिकॉग्निशन साइट है, तो यहाँ कट करेगा तो यहाँ एक फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, तो ये टोटल 4 फ्रेगमेंट बन जाएंगे, 1 2 3, तो टोटल 3 ये फ्रेगमेंट बनेंगे, क्योंकि 3 रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो हमें तो एक ही चाहिए, हमें ब्रेक नहीं करना है प्लाज्मिड को, हमें सिर्फ एक कट लगाना है और उस कट के जगह पे हमें क्या करना है, अपना फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है। तो एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। देखिए, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो आपका फिगर 11.4 है, ये क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम कहते हैं PBR322। इसको आपको याद रखना है, डायग्राम भी आपको बनाना है। तो इसमें देखिए, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो हमने देखा ये रहा, ये आपका रिकॉग्निशन साइट रही है, आपकी रिकॉग्निशन साइट 1 रही, साथ में ये आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रही 2, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है ये और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, जिनको हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम ऐसे रिकॉग्निशन साइट को ढूंढेंगे जो किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बीच में होगी। जैसे कि हम यहाँ पर BAM-H1 क्या है, एक रिकॉग्निशन साइट है, BAM-H1 क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी रिकॉग्निशन साइट यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है जो इतना इतना दिखा हुआ है पिंक वाला, इसके बीच में कहीं प्रेजेंट है।
द लाइगेशन, देखिए द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है आपकी 11.4 फिगर में, तो हम क्या करेंगे, अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट बैम H1। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये जो बैम H1 है यहाँ पर हम अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल लेंगे और वो कट करेगा और यहाँ अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। और इसी के बीच में क्या है, आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। एक बात याद रखनी है, अब ये टोटल पिंक वाला जो पोर्शन है ये है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब यदि हम इसको कट करके बायम H1, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और इसको टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को कट कर देगा और इसके बीच में हम अपना फॉरेन डीएनए को डाल देंगे। मान लीजिए ये हमारा फॉरेन डीएनए बीच में डाल दिया। अब क्या हो गया, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, क्योंकि हमने किसी फॉरेन डीएनए को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया। इसको हम कह देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसके कारण क्या हो गया, ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। अब यदि इस प्लाज्मिड को हम टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो करना चाहेंगे तो वो किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो इनएक्टिवेट हो चुका है ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एलियन डीएनए। हमने एलियन डीएनए को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया है। द फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए, या पढ़ चुके हैं। अब देखिए द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब देखिए हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किसके अंदर आपका जो फॉरेन डीएनए वो एंटर हो चुका और किसके अंदर नहीं हुआ। तो आपको पता है कि जो डीएनए हमने कहाँ डाला है, टेट्रासाइक्लिन के बीच में डाला है। जो टेट्रासाइक्लिन का जीन है वहाँ पे कट किया है बायम H1 की साइड पे, और ये जो टेट्रासाइक्लिन के बीच में हमने फॉरेन डीएनए को डाल दिया है। तो मतलब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन ये आपका हो गया रिकॉम्बिनेंट जिसमें डल चुका है। और इस केस में जहाँ पे कोई भी आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है तो उस केस में टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो इनएक्टिवेट नहीं हुआ। तो मतलब जो रिकॉम्बिनेंट रहेगा उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा मतलब जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए हम एक मीडियम लेंगे जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, मतलब इस प्लाज्मिड को, और इसके अंदर इसके मीडियम में हमने डाल दिया है टेट्रासाइक्लिन। तो अब क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन अगर डाल दिया है तो सिर्फ हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ही मिलेंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाले तो सभी किल हो जाएंगे। फिर हम एक मास्टर प्लेट लेते हैं, 2 प्लेट लेंगे। सबसे पहले हमने एक प्लेट लिया, उसका सेम इम्प्रिंट हमने इसके ऊपर मीडिया के ऊपर डाल दिया। तो इस मीडिया से देख करके कि भी कौन सा ग्रो किया है कौन सा नहीं किया है। जो नहीं किया है वो रिकॉम्बिनेंट रहेगा और जो किया है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। 2 टेक्निक्स यूज होती है। देखिए अब सीधा कह रहा है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट स्टिल कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है वो अपना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को खो चुका है, क्योंकि उसके बीच में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर चुके हैं। लेकिन इसको फिर भी हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को हटा सकते हैं, क्योंकि हम जो मीडियम रहेगा उसको हम ग्रो करेंगे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, और जहाँ पर ये आपके बैक्टीरिया ग्रो होंगे वो हो जाएंगे आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो आपके ग्रो नहीं हो पाएंगे वो हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट। सबसे पहले हम एक मास्टर प्लेट रखेंगे और उसके बाद हम एक रखेंगे इसकी रेप्लिका प्लेट करके, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करके एक और प्लेट बनाएंगे और इसको हम मीडियम के अंदर डालेंगे। तो इसके अंदर देख करके हम मास्टर प्लेट के अंदर एस्टिमेट लगाएंगे कि कौन सा आपका रिकॉम्बिनेंट है कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर टू ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। देखिए 2 एंटीबायोटिक है यहाँ पर, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। जो आपका रिकॉम्बिनेंट रहेगा वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट वो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। और एम्पिसिलिन क्या है, तो दोनों ही आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हैं, जो रिकॉम्बिनेंट है और वो भी नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखिए द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जो आपके रिकॉम्बिनेंट है जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर है उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, और उसके बाद क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन। ये हम बात कर चुके हैं, जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पिसिलिन के ऊपर तो ग्रो कर जाएंगे क्योंकि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के मीडियम के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि हमने उसके बीच में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया है।
बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। ये वही बात है, आपको एक बार एक ही बात बताई जा रही है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे, एंटीबायोटिक जो आपकी टेट्रासाइक्लिन है और जो आपके एम्पिसिलिन है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट है वो सिर्फ एम्पिसिलिन के अंदर ही ग्रो कर पाएंगे। In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformants, where the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA, helps in selection of recombinants। तो एक जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेगी, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करेगी, और जो दूसरी एंटीबायोटिक जो कि इनएक्टिवेट हो चुकी है उससे हमें क्या पता लगेगा आपका रिकॉम्बिनेंट कि भी कौन से रिकॉम्बिनेंट है कौन से नहीं है। Selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating of two plates having different antibiotics। तो ये जो आपका एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। इसके अंदर हमें 2 प्लेट चाहिए जिसके अंदर की अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो ये काफ़ी हार्ड प्रोसेस है। तो इसके लिए हम क्या एक दूसरा मेथड भी यूज करते हैं। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants। अब कुछ अलग हम मार्कर्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं ये मार्कर, तो वो काफ़ी हार्ड होता है। तो एक और अलग मेथड होता है जो कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किस बेसिस के ऊपर करते हैं? बेसिस ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये जो आपके दूसरा मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई हम ऐसे कंपाउंड का यूज़ करते हैं जो कि किसी सबस्ट्रेट के सामने यदि कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट रहेगा तो उसको यूज करके वो एक कलर देगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो आपके रहेंगे कलरलेस और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो आपके रहेंगे कलर्ड। देखिए कैसे होता है। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जो हमें डीएनए हमें होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है, उसको हम ऐसी जगह पे इंसर्ट करते हैं जहाँ पर एक जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा। तो अब आपको पता है, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इस जीन के बीच में करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा। देखिए दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, जिसके कारण ये एंजाइम बन नहीं कर पाएगा। मतलब जो रिकॉम्बिनेंट रहेगा उस केस में ये जीन इनएक्टिवेट रहेगा, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन नहीं बनेगा, और उसके अंदर उसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। The presence of a chromogenic substrate gives blue colored colony. The plasmid in the bacteria does not have an insert। देखिए अगर प्लाज्मिड के अंदर, मतलब वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर प्लाज्मिड के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं है तो मतलब वो जीन जो है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का वो पूरा प्रेजेंट है तो ये एंजाइम बनाएगा, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये आपका एक कलर देता है जिसको हम कहते हैं ब्लू कलर की कॉलोनीज। तो जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो आपके ब्लू कलर की कॉलोनीज देंगे। लेकिन अगर आपका इंसर्ट प्रेजेंट है, मतलब वो जो जीन है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उसका हो चुका है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का, इसका मतलब वो जो एंजाइम नहीं बना है, और एंजाइम नहीं बना है तो जो कॉलोनीज बनेंगी वो कोई भी कलर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो ये है आपका दूसरा तरीका जिसके हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके अंदर हम एक ऐसे जीन के बीच में हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसको बनाता है। यदि आपका रिकॉम्बिनेंट है तो मतलब वो जो एंजाइम नहीं बन पाएगा, जिसके कारण जो कॉलोनीज आएंगी वो कलरलेस आएंगी। जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब वो एंजाइम बन पाएगा और उस एंजाइम की प्रेजेंस में आपके ब्लू कलर की कॉलोनीज आती है। तो ये आपका एक अलग मेथड है आपका आइडेंटिफिकेशन का रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में। अगला देखिए हम कौन कौन से वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं प्लांट और एनिमल के केस में। तो जो आपके जीन को की क्लोनिंग करने के लिए, जीन की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम एनिमल और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वेक्टर्स को यूज करते हैं। देखिए यू हैव सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया। हमने पीछे के लेसन्स में पढ़ा है कि हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया से और वायरसेस से प्लांट और एनिमल के केस में। हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया वायरसेस वांट। अब ये कह रहा है कि ये जो जीन है वो कैसे एंटर होता है। ये जो जीन है जो हम कह रहे हैं कि हम प्लांट और एनिमल सेल के अंदर वायरस और बैक्टीरिया से जीन को इंसर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो ये कैसे होता है और कैसे वो जो बैक्टीरिया और वायरस का जो जीन है वो कैसे अपने यूकैरियोटिक सेल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, नाम याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये क्या है, ये पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसके लिए बहुत, ये एक पैथोजन है, मतलब उसके ऊपर अटैक करता है, उसको डिजीज़ करता है। और ये क्या करता है, जब उसको इन्फेक्ट करता है तो एक डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। तो जब ये किसी होस्ट को, मतलब किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, या आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस,
तो ये उसके अंदर एक डीएनए को इंसर्ट करता है जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। टी की फुल फॉर्म है ट्रांसफर डीएनए। अब अगर किसी सेल के अंदर ये टीडीएनए हो चुका है एंटर, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर। तो आपका नॉर्मल सेल है तो वो ट्यूमर सेल के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्योंकि वहाँ से टीडीएनए एंटर हो चुका है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन से। और ट्यूमर सेल्स क्या करेंगे, और जो आपके डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। और जो ट्यूमर सेल जो है वो ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि पैथोजन को रिक्वायर्ड है। देखिए, और ऐसे ही क्या होता है, सिमिलरली प्लांट के अंदर तो आपका है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। और एनिमल के केस में देखते हैं, एक रेट्रोवायरस होता है। इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। एक रेट्रोवायरस होता है जो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक नॉर्मल सेल के अंदर पास करता है, और नॉर्मल सेल को आप कैंसरस सेल के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। वो भी क्या करेगा, ट्यूमर की ग्रोथ करेगा। और वो भी क्या कर रहा है, कोई ना कोई अपना जेनेटिक मटेरियल को पास कर रहा है सेल के अंदर, और वो जाके उसको चेंज कर रहा है। A better understanding of the art of delivering genes by pathogen in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools for pathogen into useful vectors for delivering genes of interest to humans। अब आपको पता है जो आपका रेट्रोवायरस है और जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन है, दोनों ही कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं होस्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम टीडीएनए की जगह अपना जो डिजायर्ड जो डीएनए है उसको अगर लगा दें तो हम प्लांट सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए को एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि ये टीडीएनए उसके अंदर ट्यूमर बनवाएगा, और जो हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है वो प्लांट के अंदर डाल देंगे तो वो ट्यूमर नहीं बनेगा। ऐसे ही रेट्रोवायरस जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करेगा। तो हम कुछ ऐसा कर दें कि ये जो रेट्रोवायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल डाल रहा है उसको हम उसकी बजाय हमारा डिजायरेबल जीन अगर एनिमल सेल के अंदर डालें तो हम मतलब क्या कर सकते हैं, उसको वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए, तो हमने इसको रिकॉम्बिनेंट करके और क्या कर दिया, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के अंदर जो प्लाज्मिड है उसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, टीआई या फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्योंकि उससे ट्यूमर बनेगा अगर नॉर्मल कंडीशन में टीडीएनए ट्रांसफर होता है तो। अब उसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। जो आपका टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का, उसको हमने मॉडिफाई करके क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में बना दिया। उसके पास विच हैज़ नो पैथोजेनिक टू द प्लाज्मिड बट इज स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट। इसके अंदर जो भी पैथोजेनिक जो टीडीएनए था उसको हमने हटा दिया है। अब वो प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं है, मतलब उसको कोई भी ट्यूमर कोज नहीं करेगा। उसके बजाय जो हमारे डिजायरेबल जीन्स हैं वो उस प्लांट के अंदर इंसर्ट कर सकता है। तो इसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर का यूज करें। सिमिलरली इसी तरीके से हमने क्या किया, रेट्रोवायरस को यूज किया। रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। डिसआर्म्ड क्या होता है, डिसआर्म्ड होता है कि रेट्रोवायरस का जो जीन्स थे जो कि कैंसर को कोज कर रहे थे, उसके जो जीन्स को हमने इनएक्टिवेट कर दिया है, इसको हम कहते हैं डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। और उसकी बजाय हम अपने डिजायरेबल जीन्स को उसकी जगह इंसर्ट कर दिया है। तो जब भी वो किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो हमारे डिजायरेबल जीन्स को उसके अंदर इंसर्ट करेगा। सो वंस ए जीन और ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू सूटेबल वेक्टर। अब ये इन दोनों वेक्टर में से अगर हमारा डिजायरेबल जीन्स को हमने लाइगेट कर दिया, मतलब उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट। तो इसको हम किसी भी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पर ले जा करके अपना जो डिजायरेबल जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, यानी उसकी क्लोनिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, यानी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जो होस्ट है उसको हम कैसे तैयार करेंगे ताकि वो अपना जो प्लाज्मिड है उसको ले सके, उसको इनटेक कर सके।